नमस्कार, स्वागत है आपका फिफर्न हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में आपको पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। साथ ही साथ जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है क्वेश्चन सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो अब अपन बात करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में अपन बाल विकास को पढ़ रहे थे। और बाल विकास में भी क्या पढ़ रहे थे? बाल विकास में पिछली क्लास में अपनों ने शुरू किए थे विकास से संबंधित नियम। सबसे पहले तो वही सिलेबस की बात करें अपन। सिलेबस में यदि अपन यूनिट्स की बात करें तो पहली यूनिट आपकी चल रही है। और पहली यूनिट क्या है? बाल विकास, इस प्रकार से है। और फिर उसके आगे क्या है? बाल विकास से संबंधित पहला जो टॉपिक है वो ये है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि व विकास की संकल्पना ये है। और उसके बाद विकास के आयाम है। और उसके बाद विकास के नियम या सिद्धांत और उसके बाद विकास के प्रभावित करने वाले कारक। और उनमें भी वंशानुक्रम व वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पूछी गई है। ठीक है, तो ये चीज आपके सिलेबस में रहती है। इसमें बाल विकास से संबंधित अपनों ने सबसे पहले तो इसका इतिहास पढ़ा कि बाल विकास किस रूप में अस्तित्व में आया, ये बाल मनोविज्ञान से किस प्रकार से बाल विकास बना, ये चीज अपनों ने पढ़ी। उसके बाद अपनों ने इसका अर्थ व परिभाषा भी देखी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनों ने बाल विकास को अच्छे से क्लियर किया। जो भी बच्चे नए क्लास में जुड़ रहे हैं वो यदि ये चीजें नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर देखिए, वो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य उस क्लास में दिए गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास की। तो सबसे पहले तो अपनों ने अभिवृद्धि एवं विकास को भी अर्थ एवं परिभाषा के साथ समझा। उसके बाद इन दोनों का अंतर देखा। और यानी अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ व परिभाषा, पूरी संकल्पना देखते हुए इन दोनों का अर्थ भी देख लिया। उसके बाद पिछली क्लास में, कल की क्लास में अपनों ने विकास के आयाम देखे। अब अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं नियम, जो अपनों ने पिछली क्लास में शुरू कर लिए थे। तो मैंने आपको बताया कि सिलेबस का टॉपिक वाइज अपन अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अपनी आज की जो क्लास रहेगी वो विकास के नियमों से संबंधित रहेगी। और विकास के जो नियम है वो पिछली क्लास में अपनों ने शुरू कर लिए थे। तो पिछली क्लास में अपनों ने विकास के कौन कौन से नियम पढ़े थे? जहां पर अपनों ने पूर्व कथनीय नियम पढ़ लिया था तो वहां तक की बात अपनों ने कर ली थी। सामान्यतः विकास के अंतर्गत भविष्यवाणी भी की जा सकती है। समान प्रतिमान का नियम अपनों ने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ सार्वभौमिकता का नियम पढ़ लिया था। सततता व निरंतर विकास का नियम भी अपनों ने पढ़ लिया था। अब अपन उन्हीं नियमों को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा वो ही रहेगा विकास के नियम। ठीक है, तो विकास के नियमों में अपन अगले नियम की बात करते हैं। और अगले नियम के रूप में अपन कौन सा नियम पढ़ेंगे? सबसे पहले तो निश्चित क्रम का नियम। निश्चित क्रम का नियम, सामान्यतः ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं, परंतु फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि इस नियम को भी विकास के नियमों में शामिल किया जाता है। निश्चित क्रम का नियम क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाल्यावस्था के बाद जस्ट किशोरावस्था आ जाए, यानी ठीक बाद किशोरावस्था आ जाए। बाल्यावस्था के नहीं, शैशवावस्था के ठीक बाद किशोरावस्था आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था। यानी इस प्रकार से निश्चित क्रम से ही विकास होगा। इसमें इस क्रम में कहीं भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और ये अवस्थाएं किस प्रकार से हैं? सबसे पहली अवस्था तो कौन सी मानी जाती है? गर्भावस्था मानी जाती है। ठीक है, और गर्भावस्था के बाद जन्म हुआ बच्चे का, और जन्म होते ही कौन सी अवस्था मानी जाती है? शैशवावस्था मानी जाती है। और शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था मानी जाती है। और बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था मानी जाती है? किशोरावस्था मानी जाती है। सामान्यतः आइजेंक की परिभाषा में अपन ये सब चीजें पढ़ भी आए हैं। ठीक है,
किशोरावस्था मानी जाती है। और किशोरावस्था को ही कौन सी अवस्था कहते हैं? परिपक्व अवस्था कहते हैं। और किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था आती है। और प्रौढ़ावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था आती है। और सामान्यतः यदि अपन विकास की बात करें तो विकास तो यहां से लेकर यहां तक चलेगा। हाँ, वृद्धि की बात करें या अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि जो है वो यहां तक की बात करेगी। क्यों? क्योंकि सामान्यतः यूं माना जाता है कि 18 वर्ष तक बालक अपना मानसिक विकास पूरा कर लेता है और 20 वर्ष तक बालक अपना शारीरिक विकास पूरा कर लेता है। तो उसके बाद है वो अभिवृद्धि नहीं चलेगी, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलेगा। परंतु किस प्रकार से चलेगा? निश्चित क्रम के अनुसार। सबसे पहले गर्भावस्था आएगी तो आएगी, उसके बाद शेषवावस्था आएगी तो आएगी। ये नहीं है कि इनके बीच में प्रौढ़ावस्था आ जाए। क्लियर हो गया? उसके बाद अपन और देखते हैं, एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इनसे संबंधित कुछ अगले नियम की ओर अपन बढ़ते हैं। तो निश्चित क्रम हो गया। और उसके बाद अगला जो नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, या फिर मैं यूं कह सकती हूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। अब ये नियम कौन सा है? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि व्यक्तिगत विभिन्नता आपके एक बड़े टॉपिक के रूप में भी चलता है बाल विकास में। उसको अपन विस्तृत रूप में आगे पढ़ेंगे, परंतु यहां पर अपन इसको किस रूप में पढ़ रहे हैं? विकास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यानी विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। सामान्यतः सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है गैसल। ठीक है? तो गैसल ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में एक परिभाषा देते हुए यूं कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का है। ये परिभाषा किसने दी है? गैसल ने दिया। और मैंने आपको कहा था कि सामान्यतः अर्थ व परिभाषाएं करवाए जाए वो चीज अलग होती है, परंतु इस प्रकार से यदि बीच में कोई कोटेशन या परिभाषा दी जाए उसको आप विशेषतया ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर गैसल की बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो फैलाव है वो उतना ही है जितना मानव जाति का, अर्थात संपूर्ण मानव जाति में जितने मनुष्य हैं उन सभी में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई अंतर मिलेगा ही मिलेगा। जुड़वा बच्चों में भी आप अंतर देख लेंगे, किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई अंतर तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए जितना मानव जाति का फैलाव है उतना ही व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव है, अर्थात जितनी मानव जाति है उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है किसी न किसी रूप में। ये तो इन्होंने दी परिभाषा। उसके बाद अपन यदि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों की बात करें तो वो सिद्धांत किसने दिए हैं? गाल्टन ने। ये अपन जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक गाल्टन माने जाते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अपन किस प्रकार से मनुष्यों को समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर दो शब्द है, कौन कौन सा? एक तो अंतर व्यक्तिगत और एक होता है अंतर्वैयक्तिक। हाँ सही है, अंतर्वैयक्तिक ये होता है। ठीक है? ये दो शब्द है, अंतर्व्यक्तिगत और अंतर्वैयक्तिक, ये दो शब्द है। यदि इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है? और इसकी यदि बात करें तो इसे कहते हैं
इंटरपर्सनल। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल या अंतर व्यक्तिगत या अंतर व्यक्तिक या इंटरपर्सनल, इस प्रकार से। सामान्यतः अगर ये बात हो कि कहीं भी अपन कंफ्यूज हो सकते हैं तो उस समय आप इंग्लिश के शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश की जो टर्म्स हैं उनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो इनके माध्यम से आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। काफी बार ऐसा होता है कि हिंदी के शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, और कभी कभार यूं भी होता है कि हिंदी में पर्याय शब्द भी दे दिए जाते हैं। ये चीज में आप आगे मैं बताऊंगी कि किस रूप में किस प्रकार से कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, देखिए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब हो गया पर्सनल, व्यक्तित्व तो है अंतर, यानी यदि एक ही मनुष्य जो कार्य करता है उसके कार्यों में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अपन व्यक्तिगत विभिन्नता को दो रूपों में देख सकते हैं, दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो अंतर व्यक्तिगत यानी एक ही मनुष्य के कार्यों में अंतर, और दूसरा अलग अलग मनुष्यों के कार्यों में अंतर। ये लो जी, अब ये क्या चीज है, देखिए आप हो, ठीक है, आपके घर में जैसे आपका मित्र आया, और खास तौर से वो मित्र आया जो आपका अजीज है, जो आपका अभिन्न है, वो मित्र आया तो आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा। सोचिए, 2 पल के लिए सोचिए कि आपका व्यवहार किस प्रकार से होगा। ठीक है, आपने अपने मित्र के साथ जैसा भी व्यवहार किया, आपका मित्र चला गया, उसकी थोड़ी ही देर बाद आपके घर में आपके चाचा या आपके ताऊजी वो आ गए, क्या आपका व्यवहार उसी प्रकार का होगा जैसा आपके मित्र के प्रति था? बिल्कुल नहीं होगा। यानी आपके मित्र के प्रति आपका अलग व्यवहार था और आपके चाचा या ताऊ के प्रति आपका अलग व्यवहार है। और देख लीजिए, घर में आप है, ठीक है, तो घर में आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं। अब आप बाहर जा रहे हैं, क्या आप वैसे ही बाहर चले जाएंगे? और जिस प्रकार से आप घर में बोलते हैं क्या वैसे ही बाहर बोलेंगे? जिस प्रकार के कपड़े आपने घर में पहने वैसे ही आप बाहर पहनकर चले जाएंगे? यानी एक ही मनुष्य अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है, अलग अलग लोगों के प्रति भी। सामान्यतः हमारे जो अजीज होते हैं उनके सामने अपन खुल जाते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने को औपचारिकता निभानी होती है, तो उनके साथ अपन ज्यादा जो घुल मिल नहीं पाते, उनके साथ अपन सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार से यदि कहीं पर एक ही मनुष्य अलग अलग प्रकार के कार्य व्यवहार करता है, अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है, तो वहां पर कौन सा माना जाता है? अंतर व्यक्तिगत माना जाता है, या इंट्रापर्सनल इसे कह सकते हैं। उसके बाद अंतर व्यक्तिक का मतलब, अगर 2 मनुष्य है तो 2 मनुष्य अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे। सामान्यतः यदि आप नानी दादी के पास बैठे हो तो नानी दादी ने कहा होगा, बेटा 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। सुनिए बात, कमेंट करके बताइए यदि ये बात सुनी है तो, कि बेटा 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, तो कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे कैसे हो सकते हैं? शायद आपकी दादी नानी ने भी मनोविज्ञान पढ़ा हो, वो भी मनोवैज्ञानिक रहे हों। तो इसलिए यहाँ पर अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सामान्यतः जो 2 अलग अलग व्यक्ति है वो भी अलग अलग जगहों पर भी और एक ही जगह पर भी अलग अलग प्रकार के व्यवहार दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, सगे भाई बहन भी है तो उनका व्यवहार भी परिवर्तित रहेगा। आपने ये तो सुना होगा, हमारे तो ये बेटा है ना, ये तो बहुत ही सीधा है, परंतु ये नालायक है, ये बहुत ज्यादा शैतान है। 2 भाई है फिर भी दोनों में इस प्रकार का अंतर होता है, और इस प्रकार की बातें कही भी जाती है और सुनी भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले नियम की तरफ।
तो ये नियम कौन सा था? व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। किसके नियम पढ़ रहे हैं? विकास के नियम। सबसे पहले तो इससे संबंधित गेसल की परिभाषा याद रखनी है आपको। इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वो मानव जाति के बराबर ही विभिन्नता रखता है। उसके बाद इसको दो रूपों में अपन समझ सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत के रूप में और अंतर व्यक्तिक के रूप में, ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो सर्वाधिक कार्य किया है वो किसने किया है? गाल्टन महोदय ने किया है। ये लो जी, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अगला नियम, अगला नियम क्या कहता है? निश्चित क्रम का हो गया, उसके बाद व्यक्तिक विभिन्नता का हो गया। अगला नियम अपन पढ़ेंगे, बहुत ही रुचिकर नियम है, परिमार्जिता का नियम। परिमार्जिता का नियम। अब ये क्या होता है? देखिए, परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है बदलाव, बदलाव या फिर यूं कह सकते हैं परिवर्तन। परिवर्तन या बदलाव को ही अपन क्या कहते हैं? परिमार्जन के, उसको परिमार्जित कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? ये नियम ये कहना चाह रहा है कि विकास द्वारा बदलाव व परिवर्तन संभव है। बस इतनी सी बात कह रहा है। क्या संभव है? क्या आप मानते हैं कि विकास द्वारा बदलाव या परिवर्तन संभव है? अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट करके बताइए। हाँ, अभी बताइए, क्योंकि बाद में तो मैं बता ही दूंगी। तो इस प्रकार से क्या विकास द्वारा परिमार्जन संभव है? क्या विकास द्वारा बदलाव या परिवर्तन संभव है? ये विकास का नियम कह रहा है, तो जाहिर सी बात है संभव तो है। कैसे संभव है? आप अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं जब चाहो तब। सामान्यतः और तो देखें, अपन भाषागत परिवर्तन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अपन शिक्षा के द्वारा भाषागत परिवर्तन कर लेते हैं। यहां तक कि शारीरिक विकास में भी अपन परिवर्तन कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था, जब मैं अभिवृद्धि व विकास का अंतर करवा रही थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें होती है जो अप्राकृतिक होती है, यानी कृत्रिम तरीके से अपन उनमें बदलाव ला सकते हैं। वो चीज अब यहां देखेंगे अपन। देखिए, यहां पर मैं यूं कह सकती हूं कि काफी घरों में औरतें हैं वो बच्चों को जूते ज्यादा पहनाती है, जूते पहनाती है। क्यों पहनाती है? क्योंकि उसके जूते हमेशा पहनाने से पैर सुंदर बनते हैं, सुंदर बनते हैं, अर्थात पैर चौड़े नहीं होते, ज्यादा सुंदर रहते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते। और यदि आप फिर भी इस बारे में नहीं समझे तो मैं आपको बता देती हूं, शायद 9th क्लास की एसएस सामाजिक अध्ययन की किताब में ऐसा एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें सामान्यतः विदेशों में है वो लड़कियां गाउन पहनने के लिए, और जब वो छोटी उम्र में होती है यानी बाल्यावस्था में ही जब आती है, उसी समय उनकी कमर में बेल्ट बांध दिया जाता है, ठीक है। बेल्ट बांध दिया जाता है ताकि उनकी कमर ज्यादा मोटी न हो सके, और उनकी बेल्ट जो बंधी रहती है। और हम जानते हैं कि पाश्चात्य में जब शादी वादी होती है तो भी गाउन ही पहना जाता है जिसमें कमर की फिटिंग रहती है। तो उसी प्रकार से उसमें भी ऐसा होता है कि कमर के बेल्ट बंधा रहता है और वो हमेशा बंधा रहता है ताकि कमर कभी भी मोटी न हो। तो इसलिए अपन ये जो परिवर्तन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? अपन विकास में परिवर्तन कर रहे हैं, और किसके माध्यम से कर रहे हैं? कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, अप्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जूते पहनाकर अपन पैर सुंदर बनाना चाहते हैं बच्चों के, तो ये है परिमार्जिता का नियम, यानी विकास में परिवर्तन संभव है। एक बार मुझे किसी ने कहा, जो कथाकार थे, सामान्यतः कथा करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ये कथा कैसे की? सामान्यतः जब कम उम्र थी तो यूं सोचते थे कि पता नहीं कितनी भक्ति, कितनी कठोर साधना तब करते होंगे, तब जाके उनको कथा करनी आती होगी। तो देखिए, कुछ चीजें तो गॉड गिफ्ट ही होती है, परंतु उन्होंने मुझे यूं कहा कि मुझे किसी ने चैलेंज दिया, और चैलेंज के आधार पर 6 महीनों में मैं कथा करना सीख गया। अर्थात वो जो परिवर्तन था, परिमार्जन था, वो क्या था? वो अर्जित ही तो था। हम यहां पर ये भी कह सकते हैं
कि विकास को अपन अर्जित कर सकते हैं। यदि इसका सही रूप में देखें तो आप इसी प्रकार से नोट करेंगे कि विकास का अर्जन संभव है या विकास को अर्जित किया जा सकता है। जिस प्रकार से जूते पहनाकर, बालक को जूते पहनाकर उसके पैर को सुंदर बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से विकास का अर्जन भी संभव है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं अपन यहां पर। तो यहां पर अपनों ने देखा और अगला नियम यहां पर कह रहा है समन्वय का नियम। समन्वय का नियम, अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो चार पक्ष होते हैं विकास के, वो सभी के सभी संबद्ध होते हैं और उन सभी में समन्वय होता है। वैसे तो अपन पिछली क्लास में पढ़ आए हैं कि सुसंबद्धता उसमें बनी रहती है, परंतु यहां पर मैं आपको और अधिक स्पष्ट कर देती हूं कि देखिए चार पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक पक्ष होता है और इसके साथ साथ मानसिक पक्ष होता है और इसके साथ साथ संवेगात्मक पक्ष होता है और इसके साथ साथ सामाजिक पक्ष होता है। ये विकास के चार पक्ष माने जाते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो समन्वय का नियम कहता है कि पहली बात तो ये चारों के चारों आपस में समन्वित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शरीर का विकास होगा तभी मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा तभी संवेगात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा यानी बच्चा संवेगों से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो समाज में विकास कर पाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मनोविज्ञान ये कहता है कि विकास के जो शारीरिक व मानसिक पक्ष होते हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात शारीरिक मानसिक को प्रभावित करता है और मानसिक शारीरिक को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से सामाजिक और संवेगात्मक भी दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संवेगात्मक सामाजिकता को प्रभावित करता है और सामाजिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो समन्वय का नियम यूं कहता है कि सभी पक्ष आपस में समन्वित होते हैं, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। परंतु फिर भी यदि अपन और अधिक अंदर का देखें तो ये दोनों और ये दोनों आपस में समन्वित होते हैं, संबंधित होते हैं और इनका बहुत अधिक प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने दो नियम देखे, एक तो परिमार्जिता का नियम, दूसरा समन्वय का नियम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। तो परिमार्जिता का नियम क्या कहता है कि विकास को अर्जित किया जा सकता है। दूसरी बात, समन्वय का नियम। तो समन्वय का नियम क्या कहता है कि विकास के सभी पक्ष आपस में समन्वित होते हैं। ठीक है, ये लो, बढ़ते हैं आगे अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम क्या कहता है और अगला नियम कौन सा है? ये नियम है, अगला नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से कैसे होता है? विशिष्ट की ओर होता है। देखिए, सामान्यतः जो बालक है वो पहले हाथ पर नियंत्रण स्थापित करेगा, उंगलियों पर नियंत्रण उसका नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सामान्य सी बात, यानी पहले बालक का हाथ पर तो नियंत्रण हो गया, वो हाथ हिलाना तो प्रारंभ कर देगा, परंतु उंगलियां उसके नियंत्रण में नहीं है। तो पहले बालक का हाथ पर कंट्रोल होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों को मोड़ना व नियंत्रण में लेना शुरू करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले तो सामान्य सी चीजों पर यानी मोटी मोटी चीजों पर नियंत्रण होगा, उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजों पर, उंगलियों पर, इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित होगा। अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको और अधिक तरीके से यदि समझे तो सामान्यतः जैसे रेट के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होगा कि एक लड़की कॉलेज से आती है, कॉलेज से आते ही कहीं कपड़े डाल देती है, कहीं बैग डाल देती है, बताओ किस नियम पर आधारित है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से यदि अपन देखें तो देखिए, सामान्यतः डांस जब करते हैं तो डांस में अपन
आप कहीं भी इस प्रकार से क्लासेस में गए हो, डांसेस क्लासेस में, तो वहां पर क्या होता है कि सामान्यतः आपको सबसे पहले तो एक ही स्टेप बताया जाएगा, और एक ही स्टेप में कुछ भी बताया जा सकता है। आपको पैर हिलाना बताया जा सकता है, आपको कमर हिलाना बताया जा सकता है। यानी सबसे पहले आपको एक सामान्य सी बात बताई जाएगी, ठीक है। फिर उस सामान्य में और चीजें जुड़ती जाएगी। मान लीजिए सबसे पहले आपको पैर हिलाना बताया गया कि पैर डांस करते समय सबसे पहले किस प्रकार से उठना चाहिए। उसके बाद आपको कमर हिलाना बताया गया। उसके बाद कमर के बाद आपको जो चेहरा है उसको कैसे नचाना है, यानी आपको भाव किस प्रकार से प्रदर्शित करने हैं वो चीज बताई गई। उसके बाद पैर कमर भाव के बाद आपको गाने के साथ, जो आपका गाना है उस गाने के साथ आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, ठीक है। जब ये सारी की सारी प्रक्रियाएं यानी ये सारी सामान्य बातें पता हो जाएगी आपको, तब आपको विशिष्टता दी जाएगी, अर्थात तब आपको एक साथ डांस करने के लिए कहा जाएगा। यानी फिर आपके पैर कमर आपके भाव गाने के साथ साथ आते रहेंगे। तो वो तो जो आपको सबसे पहले पैर हिलाना बताया गया वो तो था सामान्य, और एक गाने पर पूरा नाचना क्या होगी, नाचना, और कैसे, अच्छे से नाचना क्या हो गया, अच्छे से नाचना हो गया आपकी विशिष्टता। तो ये हो गया विशिष्ट, यानी विकास किस ओर गति करेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप देख लीजिए, बालक जब विद्यालय जाता है तो उसे पूरा वाक्य पढ़ने के लिए कोई नहीं कहता। वाक्य पढ़ने के लिए कहते हैं क्या, उसे बिल्कुल सामान्य से पहले है वो उसे जो स्लीपिंग लाइन है उसमें भी डॉट डॉट करके दिया जाएगा, और बच्चा इस प्रकार से उसको स्लीपिंग लाइन बनाना शुरू करेगा। फिर उसको डॉट डॉट दिए जाएंगे तो फिर वो उस पर स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा। तो इस प्रकार से बालक के विद्यालय जाते ही उसे वाक्य न सिखाकर उसे सामान्य सी बातें बताई जाती है, और उसके बाद अंदर जो विशिष्ट बातें होती है, जो विशिष्ट नियम होते हैं, उनसे संबंधित उसे ज्ञान करवाया जाता है। तो विकास जो है वो किस दिशा की ओर जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर यदि आप ये चीज डांस वाला उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और यदि वो लिखना चाहो स्कूल में बालक द्वारा तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण है वो यदि क्लास में भी नहीं बताया जाए तो आप बैठकर और एक दो उदाहरण खुद से बनाया करो, ताकि आपका वो नियम अच्छे से क्लियर हो जाए और उससे संबंधित कुछ भी बात आ जाए तो आपकी एकदम से क्लियर हो जाए। और वैसे जब अपन जो ये अपना सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन सीरीज में लगभग अपन ऐसे क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। ये हो गया, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद अपन अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कौन सा है, विकास की दिशा का नियम। अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, विकास की दिशा का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है विकास की दिशा का। यानी विकास किस दिशा की तरफ होता है, आप कुछ तो समझ गए होंगे यदि थोड़ा बहुत मनोविज्ञान आपने पढ़ा है तो। ये विकास की दिशा का नियम क्या कहता है, देखिए ये नियम यूं कहता है कि विकास की दिशा है वो दो प्रकार की रहती है या दो तरफ से रहती है। कौन सी, एक तो रहती है सिर से पैर की तरफ, अर्थात विकास है वो सिर से पैर की ओर गति करता है, या पहले सिर का विकास होगा और फिर धीरे धीरे पैरों तक जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यूं कहता है कि केंद्र से सिरों की ओर, सिरों का मतलब होता है किनारा, केंद्र से सिरों की ओर विकास किस रूप में गति करता है, सिर से पैर की ओर, केंद्र से किनारों की ओर। कैसे, यदि अपन इनके अंदर भी देखें तो देखिए इसे कहते हैं सिफ्लोकॉर्डर। इसे यदि इंग्लिश में बात करें तो
सिफ्लोकोडल इसे कहते हैं। और यदि इसकी बात करें तो इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, सिफ्लोकोडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल इसे कहते हैं। ये मैंने इंग्लिश नाम क्यों बताए हैं, क्योंकि जो सिर से पैर की तरफ है उसे मस्त कोद मुखी भी कहते हैं, ठीक है, इसे मस्त बोध मुखी भी कहते हैं, बोध मुखी भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे सिरोपुछ भी कहते हैं। यानी हिंदी में आपके सामने अनेक नाम आ सकते हैं। सिर से पैर की तरफ आ सकता है, सिरोपुछ आ सकता है, मस्त कोदमुखी आ सकता है, मस्त बोधमुखी आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से केंद्र से जो सिरों की ओर है उसके लिए निकट से दूर की ओर आ सकता है, समीप से दूर की ओर आ सकता है। इस प्रकार से ये नाम भी आ सकते हैं, परंतु ये नाम चेंज नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि जहां पर, हालांकि इस प्रकार से जहां पर असमंजस की स्थिति होगी वो वाले शब्द मैं क्लियर करवा दूंगी, फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखना कि यदि कहीं पर ऐसी समस्या आ सकती है तो वहां पर आप इंग्लिश के नाम ध्यान में रखना। और कुछ चीजें तो ऐसी है जैसे व्यक्तित्व के प्रकार है, तो व्यक्तित्व के प्रकारों में तो सामान्यतः इंग्लिश से संबंधित नाम पूछ भी लिए गए हैं, ठीक है। तो सामान्यतः कुछ जो अभ्यर्थी है वो हिंदी नाम पढ़ के जाते हैं तो इंग्लिश वाले पता नहीं होते। सामान्यतः हिंदी के प्रश्नों में अलग अलग रहता है ना, इंग्लिश की अलग से होती है, हिंदी की अलग से प्रश्न होते हैं, तो उनमें हिंदी वालों में भी इंग्लिश के नाम हिंदी में लिखे हुए थे। जैसे मान लो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, सिफ्लोकोडल, इस प्रकार से मैं लिख दूं तो इस प्रकार से लिखे हुए थे, तो इस प्रकार से भी नाम आ सकते हैं। तो आप इस प्रकार के शब्दों में तो कम से कम वो नाम याद रखेंगे जो इंग्लिश वाले हैं, ताकि आगे आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़े। तो सिर से पैर की तरफ जो नियम काम करता है विकास की दिशा में, वो तो कहलाता है सिफ्लोकोडल, और केंद्र से सिरों की ओर विकास की दिशा में जो नियम काम करता है उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, ठीक है। अन्य नामों की यदि बात करें तो इसे मस्त कोदमुखी या मस्त बोधमुखी या सिरोपुछ भी कह सकते हैं। इसे निकट दूर या समीप दूर का नियम भी कह सकते हैं। क्या होता है ये देखिए, सामान्यतः पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इस नियम को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला नियम तो कौन सा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, विकास की दिशा का नियम। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जो विकास की दिशा का नियम है उसको ही अपन यहां पर अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, पहला जो अत्यंत महत्वपूर्ण नियम मैंने बताया वो व्यक्तिगत विभिन्नता का बताया है, स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा का नियम जो है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। अभी विकास की दिशा का जो नियम है इसमें कितने नियम काम करते हैं, 2 नियम काम करते हैं। पहला, सिर से पैर की ओर। ये नियम क्या है, देखिए, मनोवैज्ञानिक यूं कहते हैं कि सबसे पहले बालक सिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। विकास का मतलब मजबूती तो हुई, तो बालक है वो पहले सिर पर नियंत्रण स्थापित करता है, उसके बाद धीरे धीरे धड़ पर। जैसे मान लीजिए कि अपन देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है, तो बालक 3-3.5 महीने बाद अपने सिर पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वो अपने सिर को उठाने लग जाता है।
मान लीजिए आपने बालक को पलंग पर छोड़ दिया, बेड पर छोड़ दिया, वो बालक सोया सोया खेल रहा है, तो 3-4 महीने बाद ये हो जाएगा कि वो अपने आप से पलटी मारने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे वो उल्टा हुआ तो वो क्या करेगा कि वो अपने कंधों के सहारे और सिर को उठाए हुए है, यानी सिर पर उसका नियंत्रण है उस समय भी। सामान्यतः बहुत पहले यानी 3 महीने से बालक है, पहले बालक उल्टा नहीं हो पाता, ठीक है। और जैसे ही वो उल्टा रहता है तो उससे पहले वो सिर को, हालांकि धड़ को नहीं उठा पाता, वो बैठा नहीं हो पाता 3.5 महीने का बालक, परंतु वो सिर को उठा लेता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि विकास पहले सिर का होता है, उसके बाद वो धड़, उसके बाद वो पैरों पर नियंत्रण। यानी अपन समझ सकते हैं पहले बालक सिर उठाना शुरू करता है, देखी हुई बात बता रही हूं भाई, पहले सिर उठाना, उसके बाद वो बैठा होना शुरू करता है, यानी अपनी धड़ पर नियंत्रण स्थापित हो गया, और फिर अंत में वो चलना शुरू करता है, अर्थात उसके पैरों पर नियंत्रण आता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से सिर से पैर की ओर। यदि और अधिक उदाहरण बताऊं आपको, तो ये मानक पुस्तक से लिया गया उदाहरण है कि बालक जन्म के, नोट कर लेंगे आप, जन्म के 15 से 20 घंटों बाद आंखों को स्वयं खोलना व बंद करना सीख लेता है, या फिर अपन यूं लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा कि वो आंखों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अब सिर से पैर की ओर आप देखेंगे तो उंगलियों पर तो नियंत्रण नहीं आया, है ना, परंतु आंखों पर आ गया। उंगलियां अब बाद में विकसित होगी। तो कहते हैं कि जन्म के 15 से 20 घंटे बाद ही बालक अपनी आंखों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। बालक अपनी मर्जी से आंख खोलता है और अपनी मर्जी से बंद करता है। कभी आपने ये बात सोची है? ये मनोवैज्ञानिक सोच लेते हैं ना, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से ये जो है वो चीज स्पेशली है, नोट करने वाली है, और सिर से पैर की तरफ वाले नियम में अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो यहां पर तो आपका क्लियर हो गया सिर से पैर की तरफ। उसके बाद अपन दूसरे नियम की बात करते हैं, केंद्र से सिरों का मतलब किनारे, सिरों की ओर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये अपनी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी स्वयं मजबूत होगी, उसके बाद ये जो संरचना है, यानी बाद में इधर आगे जाकर बाद में इन चीजों में विकास होगा या इन चीजों में मजबूती आएगी। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी में विकास होगा, और होगा कैसे? पहले रीढ़ की हड्डी में और फिर रीढ़ की हड्डी से। ये भी नहीं, मान लीजिए कि अब जैसे मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है। अब ये मनुष्य है तो इसकी ये रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में ये नहीं है कि यहां से विकास हो गया, पहले रीढ़ की हड्डी में हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसे 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 यूं चलता जाएगा विकास। तो इस प्रकार से केंद्र से सिरों की ओर है वो विकास होता है। तो यहां पर अपनों ने दोनों चीजें देखी, विकास किस दिशा में होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास सिर से पैर की ओर और केंद्र से सिरों की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर। उस चीज को भी इसी के साथ जोड़ लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन विकास के अगले नियम की तरफ। ठीक है, हाँ, तो विकास का अगला नियम क्या कह रहा है? विकास का अगला नियम कह रहा है कि विकास की जो गति है, विकास की गति परिवर्तित होती रहती है,
सामान्यतः ये चीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि हरलोक महोदय ने भी इससे संबंधित बात कही है, हरलोक महोदय ने भी इससे संबंधित विचार व्यक्त किए हैं। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि विकास की गति परिवर्तित होती रहती है। हरलोक वाला अपनों ने वो घंटे का चक्राकार वाला नियम भी पढ़ा ही था, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की बात है कि विकास की गति है वो परिवर्तित होती रहती है। तो विकास की गति कैसे परिवर्तित होती रहती है, वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि सामान्यतः जन्म के बाद शेषवावस्था में बालक, शेषवा जो अवस्था होती है उसमें बालक का विकास है वो तीव्र गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में रुक जाता है, उसके बाद किशोरावस्था में फिर तेज गति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से विकास की गति है वो परिवर्तित होती रहती है, कहीं भी अपरिवर्तनीय नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। ठीक है, हाँ, तो अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम यूं कहता है, अगला नियम यूं कहता है विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभिवृद्धि व विकास का जब अंतर करवा रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था। क्या बताया था मैंने आपको यूं कहा था कि अभिवृद्धि तो रेखीय होती है जबकि विकास वर्तुलाकार होता है। अब ये वर्तुलाकार ही विकास का नियम हो जाता है। आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वर्तुलाकार का नियम या विकास के वर्तुलाकार का नियम, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, नियम। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये यूं होता है कि सभी जो पक्ष है, विकास के जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों में कभी कम विकास होता है तो कभी या कर देते हैं अपन, कभी अधिक विकास भी होता है। ठीक है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है। इसको अपन यूं भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शैशवावस्था है। ठीक है, तो शैशवावस्था में जब शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, बाल्यावस्था में लगभग दोनों चीजें बराबर सी रहती है, ज्यादा नहीं होता। परंतु किशोरावस्था की यदि बात करें तो किशोरावस्था में है वो मानसिक विकास भी तेज गति से होता है और सामान्यतः शारीरिक विकास एक बार जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसमें तो तेज गति से होता है और बाद में वो सामान्य होता है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं, आप लोगों ने देखा कि शारीरिक विकास व मानसिक विकास दोनों में ये तो नहीं है कि जितना शारीरिक विकास हो रहा है उतना ही मानसिक विकास होगा, कभी नहीं होगा। आप यूं भी देख सकते हो कि शारीरिक विकास ज्यादा हो सकता है, मानसिक विकास कम हो सकता है, तो इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। मान लीजिए कि ये विकास की संकल्पना है। ठीक है, ये विकास है तो इसमें जो है वो मान लीजिए ये बाल्यावस्था का बालक है, बाल्यावस्था का बालक है, तो बाल्यावस्था में इसका हो सकता है कि इस बालक का शारीरिक विकास इतना हो, मानसिक विकास इतना हो, उसका सामाजिक विकास क्योंकि बालक बाहर खेलने चला जाता है तो इतना हो जाता है, उसका भाषागत विकास इतना ही हो, है ना। तो इस प्रकार से है वो कम ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए अपन इसको वर्तुलाकार कहते हैं। तो सभी पक्षों में जो परिवर्तन होता है वो कम या अधिक हो सकता है, तो इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, वर्तुलाकार मानेंगे। विकास वर्तुलाकार होता है न कि रेखीय, यानी हमेशा एक क्रम में या यूं कहें कि एक जैसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम ये कहता है कि जो विकास है उसमें विकास में जो सामाजिक प्रत्याशाएं हैं, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित रहती है, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित रहती है। ये क्या होता है, सामाजिक प्रत्याशा का मतलब होता है कि सामाजिक इच्छाएं। अब सामाजिक इच्छा क्या रहती है, देखिए समाज अपने से क्या आशा रखता है, समाज अपने से आशा रखता है
कि हम हमेशा अच्छे आदर्शवादी बच्चे की तरह रहें, हम किसी से लड़ाई नहीं करें, हम हमेशा सच बोले, है ना, हमेशा दूसरों की सहायता करें, हमेशा सबकी भलाई करें। अब यदि हमारे अंदर समाज की आशा के अनुरूप विकास हो रहा है तो वह तो विकास उचित माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। और यदि इसके अनुरूप नहीं हो रहा तो वह विकास उचित नहीं माना जाएगा, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि अनुचित माना जाएगा। सामान्यतः यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे समाज को हानि होती है, अपन देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का ही पार्ट देखें तो कुछ लोग हैं वो इदम प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ अहम प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ पराहम प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनमें जो सुखवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो इदम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनसे समाज को सामान्यतः हानि होती है। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व को कभी भी समाज स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए विकास में क्या है, सामाजिक प्रत्याशाएं निहित रहती है, सामाजिक आशाएं निहित रहती है। उस प्रकार के व्यक्तित्व को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा। तो इसलिए विकास किस नियम पर कार्य करता है, सामाजिक प्रत्याशाओं के नियम पर भी कार्य करता है। तो यहाँ पर अपनों ने कौन सा नियम पढ़ा है, वर्तुलाकार का नियम पढ़ा है, और इसके साथ साथ सामाजिक विकास में या सामाजिक प्रत्याशाएं भी इसमें निहित होती है। ये नियम अपनों ने पढ़े हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अपनों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सामान्यतः 1 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब रिवीजन करते हैं ना, और हाँ यहाँ पर एक बात और भी बता देती हूँ कि 1-2 जो महत्वपूर्ण नियम है वो आपके बचे हैं, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था निश्चित क्रम का नियम। विकास निश्चित क्रम में होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रौढ़ावस्था पहले आ जाएगी और शेषावस्था बाद में आ जाएगी। उसके बाद व्यक्तिक विभिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उसमें भी अपनों ने 2 चीजें देखी, अंतर व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिक, 2 प्रकार की चीजें देखी, जिसमें इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल चीजें अपनों ने देखी। उसके बाद अपनों ने व्यक्तिक विभिन्नता के बाद परिमार्जितता का नियम पढ़ा। परिमार्जितता का नियम क्या कहता है कि विकास को अर्जित किया जा सकता है। उसके बाद अपनों ने कौन सा नियम पढ़ा, परिमार्जिता के बाद अपनों ने नियम पढ़ा समन्वय का नियम, यानी जो विकास के चारों पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, वो सभी के सभी आपस में समन्वित होते हैं। समन्वित के बाद या समन्वय के बाद अपनों ने पढ़ा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य विकास होगा और उसके बाद उनमें विशिष्टता आती जाएगी। अगला नियम अपनों ने कौन सा पढ़ा था, सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम के बाद अपनों ने कौन सा पढ़ा था, अपनों ने पढ़ा था जो महत्वपूर्ण नियम है, उसमें अपनों ने विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा जो 2 तरीके से हो सकती है, सिर से पैर की ओर भी हो सकती है और केंद्र से सिरों की ओर। उसके बाद वर्तुलाकार पढ़ा, और वर्तुलाकार के बाद भी अपनों ने सामाजिक प्रत्याशाओं का नियम है वो पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में जो नियम पढ़े हैं बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़े हैं, आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से रुचिकर तरीके से अपन आगे सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी कल। धन्यवाद।